Yeah, hello everyone. Today we will discuss Cauchy's integral theorem. आज का हमारा टॉपिक होगा Cauchy's integral theorem. तो ये Cauchy's integral theorem क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन f of z, ये फंक्शन अगर एनालिटिक है एंड f dash z ये अगर कंटिन्यूअस है ओवर अ क्लोज कर्व c, ओवर एंड इनसाइड हम कह सकते हैं इनसाइड कर्व c, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड ओवर दैट कर्व ये क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इसमें आपको करना क्या है, जैसे आपको कर्व ऑफ इंटीग्रेशन दिया होता है कि अलॉन्ग विच कर्व वी हैव टू इंटीग्रेट। अगर ये कर्व पे और इसके अंदर हर पॉइंट पर हमारा फंक्शन एनालिटिक है और उसका डेरिवेटिव अगर डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस हम कह सकते हैं, तो आपका जो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड होगा अलॉन्ग दैट कर्व ये क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो आपका प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत सिंपल हो जाता है। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह यहाँ पर सिर्फ ये चेक करना होता है, अगर क्लोज कर्व का प्रॉब्लम आता है तो सिर्फ ये चेक करना होता है कि वो जो क्लोज कर्व है, ओके, अलॉन्ग दैट क्लोज कर्व आपका फंक्शन एनालिटिक है। अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है तो ओवर दैट होल क्लोज कर्व क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम से इसको समझते हैं। तो ये है आपके सामने प्रॉब्लम, इवेलुएट करना है इंटीग्रेशन ऑफ z+3 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 2z+5, जहाँ पर c इज अ सर्कल, मॉड z-1 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो c सर्कल है ये कुछ इस तरह का सर्कल है कि इसका जो सेंटर होगा ये 1,0 पे होगा। इमेजिनरी पार्ट i पार्ट है नहीं, z-1 है तो दैट इज x प्लस आई वाई माइनस वन, x-1 इंडिकेट कर रहा है 1,0 पे आपका सेंटर है और 1 रेडियस है। तो ये इस तरह से आपका ये सर्कल बन जाएगा। तो हमें चेक करना है कि अलोंग दिस पाथ ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये एनालिटिक है कि नहीं है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर पार्ट हमें चेक करना होगा कि कहाँ पर ज़ीरो है, उसको छोड़कर बाकी सब जगह तो फंक्शन एनालिटिक होगा। रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन जहाँ पर डिनोमिनेटर ज़ीरो होता है उसको छोड़कर बाकी सब जगह पर क्या होते हैं, एनालिटिक होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या हमें वैल्यू मिलती है, z की क्या वैल्यू मिलती है। तो जेड स्क्वायर माइनस 2z+5 इज इक्वल टू 0। अगर इसे हम सॉल्व करें तो यहाँ पर हमें z की वैल्यू मिलती है 2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज़ 4 माइनस 4ac, तो 4 5 20 डिवाइड बाई 2 टाइम्स 1। तो z की वैल्यू जो है वो हमें मिलेगी 2 प्लस माइनस रूट ऑफ -16। सो रूट ऑफ -16 मतलब ये क्या हो गया, 4i हो गया डिवाइड बाई 2, तो विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस और माइनस 2i। तो अब ये 1 प्लस 2i की अगर हम बात करें तो 1 रियल और 2i यहाँ पर, ये एक पॉइंट होगा 1,2 और इसी तरह से एक पॉइंट यहाँ पर होगा 1,-2। सो ये जो दो पॉइंट हैं, सो ये जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट क्या है, आउटसाइड द कर्व है। सो हियर, सो यहाँ पर ये 1 प्लस 2i एंड 1 माइनस 2i are outside the circle mod z-1 is equals to 1। so therefore जो फंक्शन है, therefore फंक्शन इज एनालिटिक। so therefore हम कहेंगे therefore by Cauchy's integral theorem, by Cauchy's integral theorem, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड कर्व ऑफ z, क्या था हमारा फंक्शन, क्या था, z+3 डिवाइड बाई z स्क्वायर माइनस 2z+5, z2 dz, इसका जो आंसर होगा 0 होगा। तो देखिए किस तरह से आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम को यूज़ करके। तो कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम को यूज़ करके इसी तरह से, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये होगी कि आपका जो फंक्शन होगा, जिस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना होगा वो अलोंग द
क्लोज कर्व होगा, अलोंग द क्लोज कर्व होगा। और अलोंग द क्लोज कर्व अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक है तो इन दैट केस हम ये कहेंगे कि ये जो पूरा इंटीग्रल है अलोंग द होल पाथ ये क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब इसके पहले के आपने काफ़ी प्रॉब्लम्स किए हैं जिसमें क्लोज कर्व था, लेकिन आपने वहाँ पर ध्यान दिया होगा कि हमने मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रॉब्लम सॉल्व किए वो हमेशा कुछ इस तरह से सॉल्व किए कि इट इज़ ऑन द अपर हाफ ऑफ द सर्कल, लोअर हाफ ऑफ द सर्कल, लेफ्ट ऑफ द सर्कल, राइट ऑफ द सर्कल। तो इस तरह की चीज़ें थी जहाँ पर हमने पूरा क्लोज कर्व कंसिडर नहीं किया था। तो अगर अगर आपका कर्व कंप्लीटली क्लोज्ड कर्व है तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम को यूज़ करते हुए आंसर लिखेंगे 0। ओके तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम है, दूसरा कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला है। तो कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला भी देख लेते हैं। तो कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला ये कहता है कि अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक है, ओके आपका फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक है और देर इज अ पॉइंट से z0, ओके विच इज़ इनसाइड द कर्व, देन इन दैट केस यहाँ पर along द क्लोज कर्व एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस z0। अब देखिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक है। मैं ये नहीं कह रहा कि एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस z0 एनालिटिक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक है और डिनोमिनेटर में जो z0 है, ओके z माइनस z0, यहाँ पर z0 जो है ये कहाँ पर है, इट इज़ इनसाइड द कर्व। z0 कहाँ पर है, आपका जो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है अंदर कहीं पर आपको z0 पॉइंट दिया हुआ है। तो इन दैट केस ये जो पूरा इंटीग्रल होता है एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस z0 dz, ये होता है 2πi इंटू एफ ऑफ z0। ओके तो 2πi इंटू एफ ऑफ z0 ये आपका ये पूरा इंटीग्रल का वैल्यू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला। तो कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम एंड कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला। अच्छा ये जो फार्मूला है इसको थोड़ा सा हम और एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपका जो डिनोमिनेटर है इसमें z माइनस z0 ये जो है ये रिपीट हो रहा है, n टाइम रिपीट हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे 2πi अपॉन यहाँ पर 2πi अपॉन यहाँ पर n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एफ n माइनस 1 z0। तो एफ एन माइनस वन मतलब क्या, हमने बोला कि n माइनस 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले हम फंक्शन को और फिर z की जगह z0 वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो ये आपका कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर दो काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपके यहाँ पर मेथड्स हम कह सकते हैं, एक है कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम और एक है कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला। अब कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम ये कहता है कि आपका जो डिनोमिनेटर पार्ट है या हम कह सकते हैं पूरा फंक्शन ही, डिनोमिनेटर पार्ट को हमने 0 से इक्वेट कर लिया था। जो पॉइंट था, जो पॉइंट डिनोमिनेटर में है, अगर वो पॉइंट कर्व के बाहर है, ओके तो आंसर 0 होगा। लेकिन अगर वो पॉइंट कर्व के अंदर है, सिंपल मीनिंग ये है कि अगर वो पॉइंट कर्व के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर एफ ऑफ जेड तो एनालिटिक है, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस z0 भी एनालिटिक होगा अगर z0 बाहर है। लेकिन अगर z0 अंदर है तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, और फंक्शन अगर एनालिटिक नहीं होगा तो हमारा ये जो आंसर होगा ये होगा 2πi इंटू एफ ऑफ z0। ओके अगर डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा है 2 3 4 इस तरह से है तो उस केस में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 2πi अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एफ n माइनस 1 z0। ओके तो एक एग्जांपल हमने यहाँ पर देखा था कि किस तरह से हम चेक करते हैं कि पॉइंट इनसाइड है या आउटसाइड है, और अगर आउटसाइड है तो हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं 0, और इनसाइड अगर होगा तो हम ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम इसके ऊपर भी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है इवेल्युएट cos z अपॉन z dz वेर c इज एलिप्स 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो एलिप्स है, ये एलिप्स की अगर आप प्लॉटिंग करें तो यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू 0 कंसिडर करें तो x की वैल्यू 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 1/3 माइनस 1/3। तो यहाँ पर सपोज ये -1/3 और यहाँ पर ये 1/3। इसी तरह से अगर हम x0 कंसिडर करें तो y की वैल्यू आएगी -1/2 और 1/2। तो -1/2 यहाँ पर, सॉरी -1/2 यहाँ पर, और ये 1/2 यहाँ पर, और ये इसको हम ऐसे ज्वाइंट कर देते हैं। तो ये हमारा क्लोज कर्व हो गया। ओके अब मुझे चेक करना है कि ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है, ये डिनोमिनेटर पार्ट 0 कहाँ पर होगा, जब z की वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा z की वैल्यू 0, तो z की वैल्यू 0 क्या इसके अंदर है या बाहर है, तो आंसर है अंदर है। तो यहाँ पर z इक्वल टू 0 इज़ अ पॉइंट इनसाइड। ठीक है,
सो देयरफॉर अप्लाई क्या करेंगे, बाई कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, यहाँ पर थ्योरम अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा। आपका कॉस जेड तो एनालिटिक है, लेकिन जो जेड है डिनोमिनेटर में, जेड माइनस जेड जीरो हम कहते हैं, तो यहाँ पर जेड माइनस जेड जीरो कुछ है नहीं, तो जेड माइनस जीरो कंसिडर कर लेते हैं। और ये जो जीरो वैल्यू है, जेड की जीरो वैल्यू है, ये क्या है, इनसाइड लाई कर रही है। जेड जीरो कहाँ पर लाई कर रहा है, यहाँ पर लाई कर रहा है। तो बाई कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस जेड अपॉन जेड डी जेड, ये हो जाएगा 2 पाई इंटू, यहाँ पर एफ ऑफ जेड जो है वो कॉस जेड है, तो इंटू कॉस ऑफ, यहाँ पर ज़ीरो वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस ऑफ ज़ीरो, तो कॉस ऑफ ज़ीरो कितना होता है, 1 होता है। तो फाइनली आंसर होगा 2 पाई। ओके, तो ये इस तरह से दो बेहतरीन प्रॉब्लम हम लोगों ने किए। एक था कॉचीज़ इंटीग्रल फार्मूला और एक था कॉचीज़ इंटीग्रल थ्योरम। तो ये कॉचीज़ इंटीग्रल थ्योरम और कॉचीज़ इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करके हम किस तरह से क्लोज कर्व से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर हमने देखा। तो आगे के लेक्चर में इसे थोड़ा सा हम और डिटेल में समझेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों चीज़ें तो समझ में आ गई। ओके, थैंक यू।